तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम तमाम बड़ी खबरों के साथ आप तमाम लोगों से बातचीत करें। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि आज भगवान बिरसा मुंडा इनकी शहादत दिवस, इनका शहीद दिवस था। और आपने देखा होगा, देखिए सोशल मीडिया ने इतना काम कर लिया है कि जब भी बहुजन समाज के किसी भी महापुरुषों की जयंती हो या फिर उनकी शहादत निर्वाण दिवस हो, तो ऐसे में उन्हें अब याद करना, उन चीजों को मेमोराइज करना अब आसान हो गया है। और आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर सब तरफ भगवान बिरसा मुंडा इनकी तस्वीरें छाई हुई थी। एक तस्वीर आपने लगातार देखी होगी कि कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के तहत बिरसा मुंडा इनकी जन्म तिथि और निर्वाण तिथि के साथ उनकी तस्वीरों को भी लोगों ने साझा किया और खूब साझा किया। तो आज बिरसा मुंडा इनके शहादत दिवस के मौके पर उन्हें लोग याद कर रहे हैं, पूरे देश में याद कर रहे हैं। बिरसा मुंडा ऐसे तो झारखंड के रहने वाले हैं, इनका जन्म वहां हुआ, इनकी कर्मभूमि झारखंड में रही। लेकिन आज पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ साथ संपूर्ण बहुजन समाज बिरसा मुंडा इन्हें याद करता है। याद करने के पीछे का कारण यह है क्योंकि इन्होंने गुलामी के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जो सामंतवादी व्यवस्था, जो आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, जमींदारों के खिलाफ इनका आंदोलन रहा। तो सामंतवाद और जमींदारों के खिलाफ इनका आंदोलन रहा और यह आंदोलन कहीं ना कहीं जाति से जुड़ा हुआ है। चूंकि अगर इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय का भी उत्पीड़न होता है, जैसे दलितों का होता है, जैसा बैकवर्ड्स का होता है, तो बात यही है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब के साथ भी जातिवाद होता है। और जो सामंतशाही है, जो जमींदार शाही है, यह आदिवासियों के साथ जाति की वजह से ही, मतलब वह ट्राइबल्स है, इसी वजह से उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये बात अलग है कि बिरसा मुंडा इन्होंने अपने समाज के आत्मसम्मान को उठाने के लिए कई प्रकार की बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज को संदेश दिया और सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका, जमींदारों के खिलाफ बिगुल फूका। हालांकि उनका जीवन ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना भी रहा वह एक विद्रोही जीवन रहा। दूसरी खबर आपको बता दें कि आज बिरसा मुंडा इनकी जयंती के साथ साथ एक और हियरिंग हुई, आज एक सुनवाई हुई। और वह सुनवाई जो है वह बम्बई के हाई कोर्ट में होती है। और सोमनाथ सूर्यवंशी को आज हम याद कर रहे हैं। चूंकि सोमनाथ सूर्यवंशी ये भी एक शहीद है। बाबा साहब अम्बेडकर इनके संविधान की प्रतिकृति का जो अपमान हुआ था परभनी के अंदर, महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन में वो शरीक हुए। वो 36 साल के युवा थे और वह लॉ स्टूडेंट थे। और ऐसे में उन्हें कानूनी हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसी हिरासत में उनकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है। और अब ये पूरा मामला जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पोते प्रकाश अम्बेडकर देख रहे हैं। और उन्होंने अब इस मामले की सुनवाई में आज वो मौजूद रहे और सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उनकी हिरासत में मौत होती है, मृत्यु होती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा वह कोर्ट के ही दिशा निर्देश में ही एसआईटी का गठन होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस संदर्भ में कानूनी प्रावधान जो चाहिए थे वो प्रावधान भी नहीं है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात उन्होंने कोर्ट के नजरिए में ला कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि रोहिणी घावरी, जो कि पूरा देश उन्हें जानता है, रोहिणी घावरी एक स्कॉलर है और मैनेजमेंट के स्टूडेंट है। ये वही रोहिणी घावरी है जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ की
स्कॉलरशिप दी थी और उसके बाद वह स्विट्जरलैंड चली गई और जेनेवा यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहां से अपना पीएचडी कंप्लीट किया। तो एक स्कॉलर है और दलित समाज से आती है। दलित समाज के लिए यह गौरव की बात है और दलित समाज के लिए ये अभिमान की बात है। लेकिन जिस प्रकार से रोहिणी घावरी को लेकर, जब रोहिणी घावरी इन्होंने अपने वैयक्तिक विचारों को, अपने वैयक्तिक अनुभव को वह जब सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, तो ऐसे में ये देखा गया है कि जिस समाज से रोहिणी घावरी आती है, जिस समाज से हम सब आते हैं, उस समाज की मानसिकता आज भी वही है। जिस मनुवादी, जिस पुरुषत्ताक मानसिकता से हम लड़ रहे हैं, उसी मानसिकता से पले बड़े हुए जो लोग हैं वो रोहिणी घावरी का जीना दुश्वार कर रहे हैं। रोहिणी घावरी अपना दर्द बयां कर रही है, उनके साथ जो गलत हुआ है, उनके साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, वो अपना अनुभव बता रही है और उसके बाद वो न्याय की मांग भी कर रही है। चूंकि सोशल मीडिया पर अब ये सारी बातें साफ हो गई हैं, लेकिन जब आप उनके ट्वीट के नीचे अगर आप कमेंट पढ़ते हैं, तो कमेंट में महिलाओं को जिस प्रकार से इस देश के शास्त्रों ने, इस देश के धर्म ग्रंथों ने जिस प्रकार से महिलाओं की भूमिका बनाई रखी, बांधे रखी है, उसी भूमिका में रोहिणी गावरी, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है, और चूंकि मैंने डिटेल्स आपको बता दी है कि रोहिणी घावरी ऐसी कौन से शख्स हैं, वो समाज के लिए प्रेरणा है और उन्होंने काफी प्रयास किए हैं कि कैसे हमारे देश के अन्य युवा कैसे बाहर देश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रोहिणी घावरी है। लेकिन जब रोहिणी घावरी अपना दुख बयां करती है, अपना दर्द बयां करती है, बताती है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके बाद हमारा ही समाज उन्हें ट्रोल कर रहा है। ना सिर्फ ट्रोल कर रहा है, बल्कि उनके चरित्र को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। ये बहुत चिंता की बात है। समाज जो है वो बदलाव की ओर जा रहा है और अब अगर हमारे समाज के अंदर हमारी ही महिलाओं के प्रति अगर सम्मान नहीं आता, तो ये जो मनुवादी व्यवस्था ने जो फ्रेम तैयार करके दिया है कि पुरुष चाहे कितना भी गलत कर सकता है, लेकिन महिला गलत नहीं कर सकती। अगर महिला ने गलती की है तो वह उसके चरित्र पर सवाल खड़े होने चाहिए। लेकिन अगर वैसी ही गलती पुरुषों की होती है, आदमी की होती है, तो उसके चरित्र को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे और इसके लिए कोई कंपल्शन भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मर्द अगर गलती करता है तो उन गलतियों का बखान किया जाए या उन्हें कोई नसीहत दी। लेकिन यही चीज अगर महिलाओं की तरफ से होती है तो उन्हें नसीहत दी जाती है। ना सिर्फ नसीहत दी जाती है, बल्कि उन्हें तरह तरह की उपमा, उन्हें तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती है और वह संज्ञाएं उनके अपमान से संबंधित होती है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं और इसको लेकर रोहिणी घावरी, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा भी कि अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीर हरण कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक बाल गोविंद राजवंशी यह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। आज उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात की और वह समाजवादी पार्टी को छोड़कर वह बसपा में आ गए। ये जो बात है या हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बाल गोविंद राजवंशी का समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में आना, यह बिल्कुल आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2027 में, उसकी यह शुरुआत है। और धीरे धीरे आप देखिए, आप आज की तारीख में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से काफी लोग नाराज चल रहे हैं, खासकर पाल समाज के लोग नाराज चल रहे हैं और लगातार इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। चूंकि कौशाम्बी में जो घटना हुई और उस पाल समाज की बेटी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और इसी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं। और खासकर पाल समाज के, बैकवर्ड कम्युनिटी के तमाम जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वह अपने इस्तीफे सौंप रहे हैं और समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाल गोविंद राजवंशी, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और अब आने वाले विधानसभा
चुनाव की तैयारियां जो है वो बसपा करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में काफी कुछ बदलाव पिछले कई दिनों से आप देख पा रहे होंगे, हम भी देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के काफी कुछ जो सकारात्मक बदलाव है उनमें ये बड़े बदलाव है कि अब बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल है, वो अपने ट्विटर हैंडल से जो भी चाहे खबर हो, चाहे कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो या कोई भी जानकारी हो पार्टी को लेकर, अब वह साझा करते हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी को लेकर उनकी खबरों को लेकर एक्सेस करना, उनकी जानकारी हासिल करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसी के साथ उनके नेताओं की क्या एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज पर भी हम नजर मतलब देख नहीं पाते थे या पता नहीं चलता था कि बसपा का क्या चल रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी पहले से अधिक दिन ब दिन जो है वो बहुजन समाज पार्टी में बदलाव हो रहे हैं। ये सकारात्मक बदलाव है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इसकी जानकारी बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी है डॉक्टर लालजी निरंतर वो अपने ट्विटर हैंडल से दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव है और इसी के साथ आपको बता दें कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में बसपा है। बिहार के चुनाव में आप देखें सोशल मीडिया पर, बिहार के चुनाव में भी आपको बसपा नजर आएगी और अब पश्चिम बंगाल में भी 27 में चुनाव होने जा रहे हैं। तो चूंकि पश्चिम बंगाल में भी SC/ST की जो जनसंख्या है या इनकी भागीदारी जो है वो 30% है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा में सबसे ज्यादा SC/ST कम्युनिटी पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 23% SC/ST है और फिर भी उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो यही बात है कि यहाँ डॉक्टर लालजी मेदरकर इनका ये कहना है कि वह पश्चिम बंगाल को फिलहाल देख रहे हैं और चुनाव की तैयारियां लगी हुई है, चुनाव की तैयारियां वो कर रहे हैं और आने वाले समय में वह उन्हें लगता है कि यह जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश के SC/ST का जो समीकरण है और पश्चिम बंगाल के समीकरण को अगर वो देखते हैं तो उन्हें वहां सकारात्मक परिणाम आने के चांसेस नजर आते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम आपके बीच आए थे और एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर एक समन्वय समिति बनाई गई जिसे बुद्धिस्ट समन्वय संघ कहा जा रहा है और जिसके अब 4 सम्मेलन होंगे, बुद्धिस्ट सम्मेलन होंगे या फिर उसे हम आंदोलन भी कह सकते हैं। तो देश के 4 बड़े राज्यों में सम्मेलन होने जा रहा है और उसी के साथ भंते विनय इनकी भी रिहाई हो रही है। 29 जुलाई को कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई होनी है और महाबोधि महाविहार मुक्ति मामले को लेकर कोर्ट क्या कहता है इसका इंतजार भी तमाम सारे लोग कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है पूरी घटनाओं को लेकर, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।